आपकी आवाज अच्छी है लेकिन लता मंगेशकर जैसी नहीं है। तमाम कसीदों के बीच इस बात पर टिका था आशा भोसले का शुरुआती जीवन। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। एक्सपेक्टेशंस यानी अपेक्षा, ये शब्द दो लोगों के बीच खींची एक अदृश्य रेखा बन जाती है। एक तरफ होता है विश्वास और दूसरी तरफ होती है तुलना। इसी अपेक्षा के बोझ तले आशा भोसले का करियर शुरू हुआ था। आशा भोसले को जीवन भर नंबर 2 के पायदान से संतोष करना पड़ा, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नंबर 1 पर उनकी ही दिग्गज बड़ी बहन लता मंगेशकर ने अपनी जगह पक्की कर ली थी। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गाए 12,000 से ज्यादा गाने हमारे पास हमेशा के लिए हैं। ये लड़का है अल्लाह कैसा है दीवाना। आज के इस वीडियो में मैं आपको उनके जीवन के उन पहलुओं के बारे में बताऊंगी जिन पर दुनिया की नजर कम ही गई। भला जाती भी कैसे। यह आशा भोसले थी जिन्होंने अपने चटपटे गानों से अपने हिस्से आई तकलीफों को कहीं दबा लिया। अब वो चाहे बहन से होने वाली तुलना हो या भागकर की गई शादी या आर.डी. बर्मन की मौत और बेटी की आत्महत्या। मेरा नाम है अन्नू और आप देख रहे हैं बजर पट्टू पर मास्टर शॉट। 90s, 40s और 50s के उस दौर में जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अपनी पहचान बना रही थी, आशा भोसले की जिंदगी तुलना के साथ शुरू हुई। इसी चीज पर हमारा जीवन है कि वॉइस और उसको अलग अलग एक्सप्रेशन कैसे दे। एक ही घर में दो आवाजें थी, एक को आदर्श बनाया गया, दूसरी को विकल्प। लता मंगेशकर की आवाज जहां स्क्रीन की संस्कारी नायिका बन गई, वहीं आशा की आवाज को अक्सर उन किरदारों के लिए इस्तेमाल किया गया जो या तो वैम्प थे या फिर साइड लाइन पर खड़े थे। ये सिर्फ करियर की शुरुआत नहीं थी, ये एक ऐसा फ्रेम था जिसमें उन्हें फिट करने की कोशिश की गई और जो लंबे समय तक उनके साथ चिपका रहा। आशा भोसले के पिता दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता थे और मराठी रंगमंच के एक सम्मानित शख्सियत। जाहिर था कि बचपन से ही संगीत से उनका नाता जुड़ गया था। जैसे बचपन के रिश्ते बिना छल कपट के होते हैं, वैसे ही लता मंगेशकर और आशा भोसले के थे। लेकिन बहनों की अटूट जोड़ी बढ़ती उम्र के साथ नाराजगी में बदलती गई। लता मंगेशकर ने पिता की मौत के बाद घर चलाने के लिए गाना शुरू किया था। इन आंखों की मस्ती। और उसके कुछ साल बाद छोटी आशा भी नक्शे कदम पर निकल पड़ी गाने के लिए। 1948 में फिल्म चुनरिया से आशा भोसले ने प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत की। उन्होंने गीता दत्त और शमशाद बेगम के साथ अपना पहला गीत सावन आया रे गाया था। दोनों बहनें अपने अपने स्वर में कामयाबी हासिल कर रही थी। इस बात में कोई दो राय नहीं थी कि आशा के हिस्से लता मंगेशकर से ज्यादा स्ट्रगल आए थे। फिल्म इतिहासकार राजू भरतन ने आशा भोसले के शुरुआती संघर्ष को याद करते हुए एक इंटरव्यू में कुछ यूं कहा था कि उन दिनों आशा कोई करिश्मा नहीं थी, बल्कि भीड़ में खड़ी एक आम स्ट्रगलर थी। काम के लिए उनकी जद्दोजहद साफ दिखती थी। इंडस्ट्री की प्राथमिकता तय थी, पहले लता मंगेशकर और अगर वो उपलब्ध ना हो तो गीता दत्त या शमशाद बेगम। उस दौर में आशा का नाम इस लिस्ट में दूर दूर तक नजर नहीं आता था। उन्हें ज्यादातर बी ग्रेड या कम बजट वाली फिल्मों में ही मौके मिल रहे थे। इस सब के बीच उन्होंने एक गलत कदम भी घाई घाई में उठा लिया था जब वो बस 16 साल की थी। कम उम्र में उन्होंने घर से भागकर 31 साल के गणपत राव भोसले से शादी कर ली थी। इसके बाद उनके और बहन के बीच का रिश्ता और भी खराब हो गया। ये फैसला जितना इम्पल्सिव था उतना ही महंगा साबित हुआ। कम उम्र, गलत रिश्ता और बढ़ती जिम्मेदारियां, इन सब ने मिलकर उस शादी को एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा किया जहां से वापसी ही एकमात्र रास्ता था। कुछ सालों में ही वो रिश्ता टूट गया और आशा अपने बच्चों के साथ वापस लौटी। अब सिर्फ एक एस्पायरिंग सिंगर की तरह नहीं, बल्कि एक सिंगल मदर जिसे अपने लिए और अपने परिवार के लिए फिर से शुरुआत करनी थी। ये क्या बात है आज की चांदनी में। बीबीसी की एक खबर में लिखा गया कि आशा भोसले ने उन दिनों को याद करते हुए कहा था कि वो एक रूढ़िवादी परिवार था जहां उनकी शादी हुई थी, जिसे एक सिंगिंग स्टार बहू मंजूर नहीं थी। मेरे पति बेहद बदमिजाज थे, शायद उन्हें दूसरों को दर्द देने में मजा आता था।
पर बाहर किसी को इसकी कानो कान खबर ही नहीं थी। तमाम जद्दोजहद के बाद उनके जीवन में आए ओपी नैयर। लता मंगेशकर अपने करियर में अच्छा कर रही थी और जब व्यक्ति एक ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो मतभेद होने भी शुरू हो जाते हैं। नैयर का मानना था कि वे लता के बिना भी सुपरहिट संगीत दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं और उनके प्रोजेक्ट में जगह ली आशा भोसले ने। बहनों की आवाज नहीं, दोनों को एक दूसरे का प्रतिद्वंदी बना दिया था। संगीतकार ओपी नैयर ने आशा भोसले की आवाज में छिपी उस खासियत को पहचाना जिसे बाकी लोग नजरअंदाज कर रहे थे। उनके निचले सुरों की गहराई और एक अलग तरह की लय। आज कोई प्यार से फिल्म नया दौर जो 1957 में आई थी के साथ उन्होंने न सिर्फ आशा को मौका दिया बल्कि एक नया इतिहास भी रच दिया। उड़े जब जब जुल्फे तेरी और मांग के साथ तुम्हारा जैसे गानों ने पहली बार आशा की आवाज को फिल्म की मुख्य अभिनेत्री से जोड़ा। दिलचस्प बात यह है कि उसी साल एक और घटना ने उनकी राह को और आसान कर दिया। एसडी बर्मन और लता मंगेशकर के बीच हुए मतभेद ने इंडस्ट्री में एक खाली जगह पैदा कर दी और इसी खाली जगह को भरने के लिए जिस आवाज ने सबसे मजबूती से कदम रखा वो थी आशा। अगले करीब 5 सालों तक जब एसडी बर्मन ने लता के साथ काम नहीं किया तब आशा उनके म्यूजिकल स्पेस की मुख्य आवाज बनकर उभरी। एक ऐसी आवाज जो अब सिर्फ विकल्प नहीं थी बल्कि अपनी शर्तों पर एक नई पहचान बन चुकी थी। के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया। एसडी बर्मन, किशोर कुमार, आशा भोसले और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी की जुगलबंदी ने हिंदी फिल्म संगीत में एक बिल्कुल नया रंग भर दिया, जहां रोमांस सिर्फ संजीदा नहीं रहा बल्कि उसमें शरारत, हल्कापन और एक चुलबुली ऊर्जा भी घुल गई। इस चौकड़ी ने ऐसे गानों का दौर शुरू किया जो ना सिर्फ सुनने में आसान थे बल्कि अपने अंदाज में प्लेफुल और जिंदगी के करीब भी लगते थे। हाल कैसा है जनाब का, आंखों में क्या जी, और छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, और दीवाना मस्ताना हुआ दिल जैसे नगमे आज भी लोगों की यादों में उसी ताजगी के साथ बसे हुए हैं। मानते हैं ना आप? इन गानों में एक खास किस्म की नटखट केमिस्ट्री थी, जहां आवाज सिर्फ सुर नहीं बनती बल्कि स्क्रीन पर किरदारों की मस्ती और नजाकत को जीती हुई महसूस होती है। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल। लेकिन एसडी बर्मन का कमाल सिर्फ इतना नहीं था कि उन्होंने आशा भोसले से चुलबुले और शोक गाने गवाए। उन्होंने उनकी आवाज के उस पहलू को भी तराशा जो गहराई, संवेदनशीलता और ठहराव से भरा हुआ था। यानी आशा को सिर्फ एक प्लेफुल वॉइस तक सीमित नहीं रखा गया बल्कि उन्हें एक ऐसी वर्सेटाइल सिंगर के रूप में ढाला जो हर भाव, चाहे वो हल्की शरारत हो या गहरी मोहब्बत, को बराबर सटीकता से निभा सके। कहना गलत नहीं होगा कि ओपी नायर ही वही शख्स बने जिन्होंने आशा भोसले को लता मंगेशकर की परछाई से बाहर निकालकर एक बिल्कुल अलग पहचान दी। उन्होंने आशा की आवाज में मौजूद उस बिंदासपन और ठसक को पहचाना जिसे बाकी लोग या तो समझ नहीं पाए या अपनाने से हिचकते रहे। नैयर ने उन्हें ऐसे गाने दिए जिनमें ना सिर्फ नयापन था बल्कि एक बोल्ड एटीट्यूड भी था। और यहीं से आशा भोसले एक विकल्प नहीं बल्कि अपने अलग अंदाज की पहली पसंद बन गई। आशा भोसले ने ओपी नायर के साथ अपनी साझेदारी के दौरान 60 फिल्मों में 324 गीत गाए, यानी हर फिल्म में औसतन 5 से अधिक गीत। अब लता मंगेशकर और आशा भोसले में फर्क बस इतना था कि लता के पास ये चुनने की आजादी थी कि उन्हें क्या गाना है और किसके लिए। आशा के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं था। दोनों बहनों की कड़वाहट इंडस्ट्री से छिपी भी नहीं थी। कहा जाता है कि निर्देशक साई परंजपई ने अपनी फिल्म सास, जो 1997 में आई थी, कि संगीत की दुनिया से जुड़ी 2 बहनों की कहानी के जरिए इसी तरह के रिश्तों की जटिलता और भावनात्मक टकराव को पर्दे पर उतारने की कोशिश की थी, जहां प्यार, प्रतिस्पर्धा और पहचान की तलाश एक साथ चलती है। 1960 का दशक उनके लिए एक रीइन्वेंशन का दौर बना। इसी बीच उनकी मुलाकात हुई आर डी बर्मन से, यानी पंचमदा से।
एक ऐसा नाम जिसने ना सिर्फ उनके करियर को बल्कि उनकी जिंदगी को भी नई दिशा दी। ये पार्टनरशिप सिर्फ प्रोफेशनल नहीं थी, ये क्रिएटिव सिनर्जी थी जिसने 1970s और 80s के बॉलीवुड साउंड को रीडिफाइन कर दिया। पिया तू अब तो आजा, दम मारो दम और ये मेरा दिल जैसे गाने सिर्फ हिट नहीं थे बल्कि उस इमेज को तोड़ रहे थे जिसमें आशा को सालों तक कैद रखा गया था। पिया तू अब तो आजा। बाद में दोनों ने शादी की और ये उनके जीवन का शायद सबसे संतुलित और चमकदार दौर घटा, जहां कला और निजी जीवन के एक साथ फूल खिल रहे थे। अब लगा कि रास्ता साथी के साथ सहज होगा, लेकिन नियति ने उनके लिए एक और मुश्किल मोड़ तैयार कर रखा था। इस बार उनके सामने आई सबसे बड़ी चुनौती, जिसने उन्हें महज एक कामयाब गायिका से लेजेंड बनाया। तब तक हिंदी फिल्मों में गजल का नाम लगभग लता मंगेशकर से जुड़ा हुआ माना जा रहा था। ऐसे में जब मुजफ्फर अली अपनी फिल्म उमराव जान लेकर आए, तो संगीतकार खय्यम के सामने चुनौती सिर्फ गाना बनाने की नहीं थी, बल्कि पाकीज़ा जैसी विरासत को आगे एक नई पहचान गढ़ने की थी। खय्याम ने एक ऐसा फैसला लिया जो उस समय जोखिम भरा माना जा सकता था। उन्होंने आशा को चुना, लेकिन एक सख्त शर्त के साथ। उनका साफ कहना था, हमें गानों में आशा नहीं चाहिए। यानी वो उनकी पहचान बन चुकी शोखी और चुलबुलापन नहीं, बल्कि एक ठहराव भरी, लगभग शास्त्रीय संवेदना से भरी आवाज चाहते थे। इसके लिए उन्होंने आशा से कहा कि वो अपनी आवाज को करीब 1.5 सुर नीचे लाकर गाएं। एक ऐसा स्केल जो उनके लिए नया ही नहीं बल्कि थोड़ा डरावना वाला भी था। लगातार 8 दिनों तक चले कठिन रियाज के बाद जब रिकॉर्डिंग शुरू हुई, तो एक ऐसा पल भी आया जब आशा भोसले खुद को लेकर आश्वस्त नहीं थी। उन्हें लगा कि शायद ये उनकी सीमा से बाहर का काम है। इन आँखों की मस्ती के दिल चीज क्या है, इन आँखों की मस्ती के और ये क्या जगह है दोस्तों जैसी गजलों ने दुनिया को उनकी आवाज का वो मखमली, गहरा और संजीदा पहलू दिखाया जिससे लोग अब तक लगभग अनजान थे। बात की कहानी इतिहास है। उमराव जान के लिए खय्यम और आशा भोसले दोनों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इसके बाद समय बदलता रहा, संगीत का रंग रूप बदलता रहा, लेकिन आशा की आवाज की ऊर्जा में कोई कमी नहीं आई। बाद के सालों में ए.आर. रहमान के साथ रंगीला, ताल और लगान जैसी फिल्मों में उन्होंने फिर साबित किया कि उनके सुरों पर उम्र का कोई असर नहीं पड़ता। जहां उनके समकालीन कई कलाकार नए दौर के संगीत, खासकर रीमिक्स कल्चर से असहज थे, वहीं आशा भोसले ने इस बदलाव को खुले दिल से अपनाया। मुझको हुई न खबर, चोरी चोरी। उन्होंने अपने ही पुराने गानों को नए अंदाज में पेश किया और नई पीढ़ी को उस जादुई संगीत से जोड़ने का काम किया। हालांकि नई चुनौतियां पार करते हुए बहुत खुश नहीं थी। 1994 में आर.डी. बर्मन का निधन हो गया था। इसके बाद का दौर अपेक्षाकृत शांत रहा। कम गाने, बदलती इंडस्ट्री और एक ऐसा खालीपन जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल है। और फिर जिंदगी ने एक और गहरा झटका दिया, उनकी बेटी वर्षा भोसले का सुसाइड। ये वो दर्द था जिसे किसी भी पब्लिक पर्सोना के पीछे छिपा पाना लगभग असंभव होता है, पर उन्होंने गाना जारी रखा। अगर उनकी पूरी जिंदगी को एक टाइमलाइन में समेटा जाए तो ये किसी स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं दिखती। ये एक अनइवन ग्राफ है जहां हाई है, लोज भी हैं, दोनों बराबर मौजूद है। शुरुआती रिजेक्शन, गलत रिश्ते, सिंगल मदरहुड, देर से मिली पहचान, क्रिएटिव पीक, पर्सनल लॉसेस और फिर भी लगातार खड़े रहना, ये सब मिलकर उनकी कहानी को बनाते हैं, यानी पूरा करते हैं। ये कोई परफेक्ट पॉलिश नरेटिव नहीं है, ये एक ऐसी जिंदगी थी जो बार बार टूटी और हर बार खुद को नए तरीके से जोड़ती गई। आखिर में बीबीसी को दिए इंटरव्यू में रिटायरमेंट के ख्याल के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा था, मुझे लगता है कि मैं गाते गाते मरने वाली हूँ। तब तक जिंदा रहें जब तक आप काम कर सकते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि लेटी रहूँ। मुझे सब ये आशीर्वाद दें कि जब तक हूँ खड़ी रहूँ। जब तक जीने में मजा है तब तक मरने में मजा है। आप कमेंट सेक्शन में आशा भोसले का पसंदीदा गाना हमें जरूर बताइएगा और देखते रहिए बजर बट्टी।